नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। में सुभाष चौधरी हूँ। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में नित नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। आज फिर कानूनी दुनिया से नई कहानी सामने आई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी ईडी की गिरफ्तारी और हिरासत को गैर कानूनी करार दिया था। उन्होंने अपनी याचिका में अपनी गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। इस मामले पर जाहिर है राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आवश्यक है और आम आदमी पार्टी सहित अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद तगड़ा कानूनी झटका लगा है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस वार्ता कर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देश के इतिहास में आज़ादी के बाद अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश की संज्ञा देते हुए इसका परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें ईडी घोटाले की जांच नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार पंजाब और दिल्ली जहां सर्वाधिक मतों से चुनी हुई सरकार चल रही है उसको कुचलना चाहती है, उसे ख़त्म करना चाहती है। इस मामले में ईडी ने जिस तरह गवाहों को डरा धमका कर बयान लिए हैं उसका जीता जागता सबूत है चंदन रेड्डी। ये सौरभ भारद्वाज मंत्री दिल्ली का कहना था। सौरभ भारद्वाज ने पत्रकार वार्ता में कहा कि चंदन रेड्डी ने इस संबंध में कोर्ट में खुद रिट डाली है, याचिका डाली है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष शिकायत की है, यह कहते हुए कि उन्हें ईडी ने इतनी मारपीट की उनके साथ, उनसे जबरन बयान लेने के लिए उनके मन माफिक कि उनके दोनों कानों के पर्दे फट गए हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने अरुण पिल्लई की चर्चा की और कहा कि उन्होंने भी अपना बयान कोर्ट में दर्ज कराया है कि उनके साथ भी ईडी ने किस तरह से जोर जबरदस्ती की है। इसके बाद तीसरे गवाह समीर महेंद्र का नाम लिया दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने। उन्होंने कहा कि उनका भी बयान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और भी कई ऐसे उदाहरण उन्होंने बताए जिससे उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि यह एक राजनीतिक साजिश का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो फैसले आए हैं उसके प्रति असहमति जताना उनका अधिकार है और वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहरहाल आइए सुनिए उन्हीं के शब्दों को ठीक कि सौरभ भारद्वाज आखिर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद क्या कहना चाहते हैं और अगली रणनीति आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में क्या होने वाला है। सुनिए और समझिए। नमस्कार दोस्तों, आज अब तक जो तथाकथित एक्साइज केस में हुआ है उसको देख के समझ के ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके अंदर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री में सबसे आगे जो आते हैं अरविंद केजरीवाल, उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। अब तक हम सब ने देखा है
हजारों करोड़ की बात थी, फिर सैकड़ों करोड़ की बात थी, फिर 100 करोड़ की बात थी। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं। किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब करोड़ों का हेर फेर हो और 1 रुपए की भी रिकवरी ना हो तो इस जांच के ऊपर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कई गवाहों के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि गवाहियां हैं। मैं आपको कुछ गवाहों के बारे में बताना चाहता हूं कि उनकी गवाही किस तरीके से ली गई। बार बार कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि गवाहों के ऊपर दबाव डाला गया, गवाहों को मारा गया, पीटा गया, डराया गया, धमकाया गया और उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया कि वो अपनी पुरानी गवाही बदल के वो गवाही दें जो ईडी कह रही है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी कह रही है, वो गवाही दें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे एलिगेशन नहीं है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। चंदन रेड्डी, जिनका अपना बयान बदलने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया, उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली है इस बारे में। उनकी रिट यह थी कि उनको इतना मारा गया, इतना पीटा गया कि उनके दोनों कान के पर्दे फट गए। ये हाईकोर्ट के अंदर रिट डाली थी उन्होंने। क्यों डाली थी? कि वो ईडी जो कह रही है वो बयान दे, अपने बयान को बदलें। अरुण पिल्लई का बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। उनको अपनी गवाही बदलने के लिए डराया गया, धमकाया गया, उनके परिवार के बारे में कह के उनको डराया गया, धमकाया गया, उनकी पत्नी के बारे में, उनकी बेटी के बारे में। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा एलिगेशन नहीं है, ये कोर्ट्स में ऑन रिकॉर्ड बात है। ऐसे ही समीर महेंद्रू, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को ईडी वालों ने अपने दफ्तर में रोका, उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पे रोका गया और उनसे जेल में ईडी ने इस तरीके से जबरदस्ती झूठे बयान लेने की कोशिश की। ये ऑन रिकॉर्ड है। और इसके अलावा ऐसे कई गवाह हैं। संजय सिंह जी ने अप्रैल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अप्रैल 2022 के अंदर। उन्होंने सब गवाहों के बारे में और उनकी कोर्ट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स थी उसके बारे में, जो ऑन रिकॉर्ड बातें आई हैं उसके बारे में बताया था, किस तरीके से गवाहों को डरा के, धमका के ईडी ने झूठे बयान लिए हैं। ये कहा जा सकता है ये पूरा का पूरा मामला फर्जी सबूतों और झूठे गवाहों पे आधारित है। इसका आधार ही झूठ है। इसके बाद जो सबसे बड़ी गवाही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है वो है मगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी के विषय में। मगुंटा रेड्डी के बारे में हम सब जानते हैं कि उनको एनडीए ने, प्रधानमंत्री मोदी जी की अलायंस ने आंध्र प्रदेश के अंदर टीडीपी से टिकट दिया है। वो एनडीए के सांसद बनने के उम्मीदवार हैं। उनके विषय में भी मैं बताऊं, मुख्यमंत्री जी ने भी कोर्ट में बताया था, 16 सितंबर 2022 को मगुंटा रेड्डी के यहां छापा पड़ता है। उनसे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछा जाता है। उनकी स्टेटमेंट है सेक्शन 17 में। उनकी स्टेटमेंट में अरविंद केजरीवाल जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं है जो अरविंद जी के खिलाफ हो। 5 महीने बीतते हैं। 10 फरवरी 2023 को राघव रेड्डी, जो मगुंटा रेड्डी के बेटे हैं, उनको गिरफ्तार करती है ईडी, जेल में डालती है। राघव के जेल में 6 बार बयान होते हैं। उनके पिता के कई बार बयान होते हैं। सब बयानों में वो कोई ऐसी बात नहीं कहते जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद 5 महीने जब बेटा जेल में रह लेता है तो बाप टूट जाता है और 16 जुलाई को राघव के पिता मगुंटा रेड्डी अपना बयान बदल के अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पहली बार बयान देते हैं।
ईडी का काम पूरा हो जाता है, केंद्र सरकार का काम पूरा हो जाता है। 18 जुलाई को राघव रेड्डी को छोड़ दिया जाता है। फिर क्योंकि छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने की शर्त ही यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देना है। फिर वो बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देते हैं, चाहे वो सेक्शन 50 का बयान हो, चाहे वो सेक्शन 164 का बयान हो। जब आपने एक आदमी को डरा ही दिया, धमका ही दिया, फिर इसकी क्या वैल्यू है कि वो बयान वो पीएमएलए के अंदर सेक्शन 50 में दे रहा है या 164 का बयान दे रहा है। डरा हुआ आदमी तो जहां चौराहे पे ले जाओगे तो चौराहे पे भी झूठ बोलेगा। जब आपने उसको बेल ही इस कंडीशन पे दी है कि आपको छोड़ेंगे, तब जब आप बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दोगे तो इस बात की क्या कीमत रह जाती है कि वो बयान ईडी के सामने दिया जा रहा है या मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा रहा है। ये बात तो साबित हो गई कि उसको डरा के, धमका के, जेल का डर दिखा के उसके पिता को और उससे गलत और झूठी गवाही ली गई। ये बात तो साबित है, इसमें क्या बचा है। और इन लोगों के भारतीय जनता पार्टी से सीधे संबंध है, यह बात साबित है क्योंकि वो आदमी जब तक एनडीए की जो खास बातचीत थी वो जगन रेड्डी की पार्टी से थी, तब तक वो जगन रेड्डी में थे। जब एनडीए से बातचीत टीडीपी की शुरू हो गई तो अब वो टीडीपी में आ गए और उनको टीडीपी से टिकट मिल गई। ये बात तो बिल्कुल साफ साफ है। आज जो फैसला हाईकोर्ट का आया है, कोर्ट है, कोर्ट के इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, आप वही आर्गुमेंट्स दोहरा रहे हैं जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी खारिज किया है और ये भी कहा कि अप्रूवर जो है वो एक टेस्टेड फॉर्मूला रहा है, साथ में बेल ईडी नहीं देती है, कोर्ट देती है। मैं यही बात कह रहा हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठ के ज्ञान देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ज्ञान देंगे, वो वही ज्ञान है जब संजय सिंह जी की बेल इसी कोर्ट में इसी जज साहब ने रिजेक्ट की थी तो यही बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। इसीलिए बनाया गया है कि संविधान निर्माताओं को यह बात पता थी कि अगर निचली कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए और अगर वो कोर्ट गलती कर दे तो उसके ऊपर जाया जाए। इसीलिए फैसले पलटे जाते हैं और यही सारी बातें हाई कोर्ट ने इसी तरीके से संजय सिंह जी के विषय में कही थी। यही बेंच थी, यही कोर्ट था। और फिर हम जब सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्हीं तथ्यों के आधार पे, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे जिनमें हाई कोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। ये बात सबके सामने है। और कोई आपके पास सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, आप बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव से रोकने की साजिश थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि इस बात की रियायत नहीं दी जा सकती कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने दी थी और मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में जो जो आर्ग्यूमेंट हमने हाई कोर्ट को दी, वो सारी आर्ग्यूमेंट्स हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की और वही हूबहू आर्ग्यूमेंट्स जब हमने सुप्रीम कोर्ट में दी, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, 3 जज बेंच है, वहां पे वो सारी की सारी आर्ग्यूमेंट्स मानी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया। इससे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं।
कोर्ट है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के ऊपर बड़ी कोर्ट है, बड़ी कोर्ट में जाएंगे। हम वो लोग हैं जो कोर्ट में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट को भी नहीं मानती। देश की सबसे बड़ी कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों के ऊपर सारे अधिकार हैं, मगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्डिनेंस लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा इलेक्शन कमिश्नरों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का नहीं है। इसके लिए जो 3 लोग इलेक्शन कमिश्नर को चुनेंगे उसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे। सबसे बड़ी अदालत ने कहा, और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने वो मामला पलट दिया और चीफ जस्टिस की जगह उन्होंने अपने एक मंत्री को लगा दिया ताकि अपनी मनमानी से इलेक्शन कमीशन बनाए। और आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। तो हम वो पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह जो सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत को भी पलटने का काम करें, जो सुप्रीम कोर्ट तक से सहमत नहीं है। हम वो पार्टी हैं जो कहते हैं कि लगातार छोटे कोर्टों के फैसले बड़े कोर्ट बदलते हैं और बड़े कोर्टों के फैसले उससे बड़े कोर्ट बदलते हैं, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था है। यहां माना जाता है कि कोर्टों से भी फैसले गलत होते हैं और वे पलटे जाते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। सौरभ जी, ये बहुत बड़े लेकिन जॉल्ट के तौर पे सामने आ रहा है, क्योंकि जो परसेप्शन में चुनाव का समय है, इससे पब्लिक के बीच भी मैसेज खराब जाएगा कि आपके सारे तर्कों को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और आपने जो पूरा आर्गुमेंट बेस किया था जिस ग्राउंड पे, उसी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मैं आपको ये बताता हूं, जब कोर्ट रिलीफ ही नहीं दे रहा तो वो हर आर्गुमेंट को खारिज ही करेगा। कोर्ट ये कोई ना कहेगा कि आपका ये बात मान ली, ये बात मान ली, ये बात मान ली, मगर हम आपको रिलीफ नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहेगा। कोर्ट यही कहेगा हम ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। मैं यही तो आपको समझा रहा हूं। संजय सिंह जी के मामले में वही वकील थे, वही जज साहब थे, वही आर्ग्यूमेंट थी, हाई कोर्ट में रिजेक्ट हुआ, फिर वही वकील उसी आर्ग्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने रिलीफ दे दिया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? इस हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां पे आर्ग्यूमेंट रखेंगे, वहां रिलीफ मिलेगा। तो होता रहता है, तो हमारे साथ कई बार हुआ है, लगातार हो रहा है। और कोई बात इससे अलग एक ये है कि अभी हाल ही में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जो रिलीज किया, उसको मोदी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, क्योंकि आप अलायंस में हैं कांग्रेस के साथ। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो यही कहेंगे प्रधानमंत्री जी, अब आपने 10 साल देश में शासन कर लिया, अब आप थोड़ी काम की बात बताइए कि आपने जो वादे 2014 के चुनाव में किए थे, आपने उनमें से कितने वादे पूरे किए? क्या देश में महंगाई कम की आपने नहीं की। क्या पेट्रोल डीजल के दाम आपने कम किए? आपने नहीं किए। क्या बुलेट ट्रेन चल गई? 10 साल में भी नहीं चली। क्या स्मार्ट सिटी बन गए? 10 साल में भी नहीं बने। क्या किसानों की आय दुगनी कर दी? अभी तक नहीं की। क्या डॉलर के मुकाबले रुपया ऊपर चला गया? अभी तक नहीं गया। क्या 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिल रही है? अभी तक नहीं मिल रही है। उन बातों की बात करें। प्रधानमंत्री जी को बहुत समय दिया देश के लोगों ने, 10 साल दिए, वे ये बताएं कि उन्होंने क्या काम किया। ये हिंदू मुस्लिम, ये तो छोटे छोटे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के और उनके जो मंडल लेवल के नेता बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। सौरभ जी, काउंटर आया है आपके बयान पे कि कोई रिकवरी नहीं हुई है। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि यही तो पता करना है, इसी के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कहीं केजरीवाल जी ने अपनी केजरीवाल जी की आत्मा उस पैसे की रक्षा तो नहीं कर रही है? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी को पता ही नहीं चला। रिकवरी तो हो गई है, 59 करोड़ रुपए की रिकवरी हो गई है, और कोर्ट ने, सबसे बड़ी बात है, उस चीज को एक्नॉलेज किया। हाई कोर्ट ने 2 बातों को हाई कोर्ट ने आज एक्नॉलेज किया। मैं समझता हूं वो हमारी बड़ी जीत है। कोर्ट ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि 59 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से
शरत रेड्डी की कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को आया। कोर्ट ने दूसरी बात जो हमारी बहस थी वो एक्नॉलेज तो की कि जो मगुंटा रेड्डी हैं और उनके बेटे हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़े गवाह हैं, वो मगुंटा रेड्डी भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का। ये दोनों चीजें एक्नॉलेज हुई। ये बात और है कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, मगर उसका फोरम और होगा, उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। केंद्र सरकार क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहती उसके ऊपर? कहे कि ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करे और कोई चीज। थैंक यू।